इस वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें से मैंने एक पढ़ा। क्वेश्चन था उनका कि 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं लमसम में, मतलब मोटा पैसा है, मार्केट अभी ऑल टाइम है, तो किस तरीके से इसको मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्ट की जाए, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आगे वीडियो में। पहले बात कर लूँ पिछली वीडियो की, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जो ज़्यादातर PSU स्टॉक्स हैं वो सिर्फ ओवर वैल्यूड नहीं है, एक्चुअल में उनकी ग्रोथ कंपनी के अंदर नहीं हो रही है, लेकिन जो शेयर प्राइस है वो भागा जा रहा है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये होती है। तो वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग कि भाई मोदी जी ने कहा है तो हम तो करेंगे इन्वेस्ट, ऐसे करके कई लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मोमेंटम है, बनाने दो पैसा, ठीक है बनाओ, आप जिनको समझ में आता है वो तो बनाओ। मेरा कहने का मकसद बस इतना था कि जब आप इन्वेस्ट करते हो डायरेक्टली स्टॉक के अंदर, तो थोड़ा सा कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, ROE, ROC ये सब कर्जा वर्जा देख के कि कंपनी कमा रही है, फ्री कैश फ्लो भी देख लो कि पैसा कुछ बच भी रहा है, डिविडेंड वगैरह दे रही है, मतलब सब कुछ देख के इन्वेस्ट करो। बस किसी ने कह दिया इस कान से किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट मत करना। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मैं डिमोटिवेट करता हूं और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के खिलाफ हूं। म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा बन सकता है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, अगर आप सीख के तब इन्वेस्टमेंट करो। अगर सिर्फ टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करोगे, मेरी या किसी और की बात सुनकर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो कभी पैसा बना ही नहीं पाओगे डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में। तो वैसे में आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करो या ETF में अगर इन्वेस्ट करना है तो। अब कई लोग ETF के अंदर भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने चले जाते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, इन्वेस्ट करना है तो ETF बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, लेकिन इंट्राडे मत ट्रेडिंग करने लगना ETF के अंदर में। इसके अलावा एक चीज जो मार्केट ओवर वैल्यूड की हमेशा बात होती है, डेफिनेटली मार्केट ओवर वैल्यूड होता है, लेकिन एक टाइम पे हमेशा मार्केट का सारा सेगमेंट ओवर वैल्यूड नहीं होता है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। जैसे पूरा का पूरा हमारी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उस पर लगभग 52-5300 कंपनी लिस्टेड है, तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी कंपनी ही ओवर वैल्यूड हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है म्यूचुअल फंड सारी की सारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती, वो ज़्यादातर जो टॉप 500, 750 मैक्स टू मैक्स कंपनीज, बस सारी म्यूचुअल फंड यही 1000 ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब टॉप की जो 1000 कंपनी उसी के अंदर इन्वेस्ट करती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। तो 1000 भी कंपनी अगर हम मानते हैं म्यूचुअल फंड के लिए भी, तो भी 1000 की 1000 एक साथ ओवरवैल्यूड नहीं होती है। जैसे मैंने बताया कि PSU की कंपनी, बताया PSU अभी बहुत चढ़ी हुई है, बहुत ओवरवैल्यूड है। डिफेंस PSU के अंदर में बहुत चढ़ा हुआ है, ओवरवैल्यूड है। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स काफ़ी चढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इन सेक्टर जो चढ़े हुए सेक्टर इनके अंदर भी अगर आप ढूंढने जाते हो तो आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक या गिरे हुए स्टॉक मिल जाते हैं। बाकी अलग अलग डिफरेंट सेक्टर जो है, IT हो गया, रियल एस्टेट हो गया, फार्मा हो गया, फाइनेंस हो गया, फाइनेंस के अंदर में 50 तरीके के सेक्टर हो जाते हैं। तो ये सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग इनकी वैल्यूएशन रहती है, सब एक साथ ओवर वैल्यूड नहीं हो जाते, सबका साइकिल एक ही साथ अप का नहीं हो जाता है। मैंने बताया बार बार आपको कि स्टॉक मार्केट में साइकिल होता है, तो चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो या डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। तभी तो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा तो कॉन्ट्रा फंड उठाते हैं या वैल्यू फंड उठाते हैं। डिफरेंट जो स्ट्रैटेजी है वो सब चलती क्यों है? क्योंकि अलग अलग साइकिल्स होते हैं। तो सबसे पहला तो जैसे 10 लाख रुपए हैं और आप प्रो इन्वेस्टर हो या थोड़े टाइम भी हो गया है और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, सीखो, खुद से सीखो या किसी से सीखो और उसको अप्लाई करो और सोच समझ के अपनी रिसर्च एनालिसिस अपने भरोसे के साथ इन्वेस्ट करो, क्योंकि भरोसे के साथ इन्वेस्टमेंट होगा तो गिरावट के टाइम पे आप उसको होल्ड कर पाओगे। पहली चीज तो ये, मेरी किसी और की टिप पे, किसी का बात सुन के कि हाँ इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। किसी की बात सुननी भी है तो उसके अंदर खुद की एनालिसिस लगानी है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। दूसरा केस सिनेरियो आता है कि नहीं, हमें वो सब चीजें समझ में नहीं आती, तो फिर वहां से दूर हटके हम म्यूचुअल फंड के थ्रू वाला रास्ता अपना सकते हैं, जहां पे हम म्यूचुअल फंड को अपना पैसा देंगे और वहां पे एक प्रो बैठा है, फंड मैनेजर बैठा है, जिसका काम ही है फंड को मैनेज करना, पूरा सिस्टम ही बिठा के रखा हुआ है पैसे को मैनेज करने के लिए, तो हम उनको अपना पैसा दे दें और उनको मैनेज करने दें पैसा। अब सेक्टर रोटेशन कैसे होता है मैं आपको बता दूं। अभी से थोड़े टाइम पहले, आप 6 महीने 1 साल पहले म्यूचुअल फंड सारे के पोर्टफोलियो देखते, इवन फ्लेक्सी कैप सारे फंड्स के पोर्टफोलियो देखते, तो सब में टॉप पे PSU स्टॉक्स ही थे, या टॉप जो होल्डिंग थी वो लगभग सब में PSU के अंदर ही थी। खासकर क्वांट जैसे फंड्स के अंदर जो रोटेट करते हैं बहुत ज्यादा अपने फंड्स को, PSU भरे हुए थे।
अभी आप जाके देखो ज्यादातर के अंदर में टॉप पे आपको फाइनेंस की होल्डिंग दिखेगी, फाइनेंस सेक्टर के अंदर होल्डिंग दिखेगी। यही होता है सेक्टर रोटेशन, क्योंकि अभी फाइनेंस के अंदर में जो फंड्स हैं उनको वैल्यू दिख रही है, तो उन्होंने पैसा मूव किया है। तो ऐसे में अगर आप म्यूचुअल फंड को पैसा दे देते हो तो वो मार्केट के साइकिल के अकॉर्डिंग सेक्टर्स के बीच में, या अगर फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप टाइप ऑफ फंड्स है तो मार्केट कैप वाइज भी स्टॉक्स के अंदर पैसा को रोटेट करते रहते हैं। तो 10 साल की टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगर 10 लाख रुपया, मेरा अगर ये पैसा होता तो मैं क्या करता वो मैं आपको बता देता हूं। मैं उस पैसे को अगले 10 महीने में 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता, तीनों के तीनों स्मॉल कैप फंड, अगर मुझे इन्वेस्ट करना रहता। अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लगता है तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड मैनेजर है वो लार्ज कैप के अंदर करके रखते हैं, तो वहां पे जो वॉलेटिलिटी है कम रहती है, तो वहां पे डर कम लगता है थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट में। स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो थोड़ा डर ज्यादा लगता है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर भी ज्यादातर आजकल जो स्मॉल कैप फंड्स है वहां पे भी 20 से 25% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर रहती है। तो इसलिए मैं, अगर मुझे इन्वेस्ट करना रहता तो मैं 3 स्मॉल कैप उठाता, अगले 10 महीने में 33 हजार रुपए हर महीने तीनों स्मॉल कैप फंड के अंदर डालता और अगले 10 महीने में 1-1 लाख करके स्प्रेड कर देता पैसे को। सिंपल से सेविंग्स अकाउंट में ही रखता पैसा, कहीं पे दूसरे जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता। सेविंग्स अकाउंट से या करेंट अकाउंट जहां पे भी पैसा पड़ा है वहां से हर महीने 1 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर देता। बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे में भाई कौन से फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, तो देखो कोई भी आप फंड के अंदर इन्वेस्ट करोगे आराम से आने वाले जो 10-15 साल है 16-17% के CAGR, अगर किस्मत अच्छी हुई तो 20% भी मिल सकते हैं, 22% भी मिल सकते हैं स्मॉल कैप में। अभी के टाइम में तो पिछले 10 साल में 25% तक रिटर्न मिले हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन 17-18% पे ही अगर हम रख के चलते हैं तो आराम से 17% तक के रिटर्न, 18% तक के रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स निकाल के दे सकते हैं अगले 10 साल में। तो सिंपल 3 या तो स्मॉल कैप फंड के अंदर कर लेंगे स्प्रेड और 10 साल में स्प्रेड करके इन्वेस्ट, 10 महीनों में स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर अगर वॉलेटिलिटी से डर लगती है तो फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट करके और उसके अंदर अगले 10 महीनों में स्प्रेड करके इन्वेस्ट करके बस 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। देखो इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे जो मेन काम करना होता है वो हमें पेशेंस के साथ बैठना होता है, जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टर नहीं कर सकते। तो अगर मार्केट की नॉइज, मार्केट के हल्ला गुल्ला से बच के अगर आप बैठ के बस रह जाओगे 10 साल 12 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, इसी 10 लाख के साथ, तो बढ़िया कॉर्पस, बढ़िया पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है।